चौधरी लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। खुद उस समय ये विद्यार्थी रहे थे और ये पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी में। ये भी इनसे जानेंगे कि उस समय कैसा माहौल था, क्या था, और 30 से 35 साल बाद ये मंडल और कमंडल की लड़ाई को कैसे देखते हैं, क्योंकि 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव के पहले एक तरफ मंडल खड़ा है, दूसरी तरफ कमंडल खड़ा है। एक तरफ सामाजिक न्याय खड़ा है, दूसरी तरफ कमंडल के अपने मुद्दे हैं। इन तमाम चीजों को बातचीत करने के लिए सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद भारत खबर 24 न्यूज चैनल को। 30 से 35 साल का वक्त, 7 अगस्त 1990 की बात, उसके बाद से 13 अगस्त को जो अधिसूचना जारी होती है, उसके बाद से फिर सोमनाथ से मंदिर से वो यात्रा निकलती है। कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, कितने सालों में क्या बदला, मंडल कितना मजबूत हुआ, कमंडल कितना मजबूत हुआ? देखिए, जब जनता दल का गठन हुआ था उस समय 1990 में कांग्रेस के विरोध में सारे दल राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा नाम से जो है कि अपना गठबंधन बनाए थे और कांग्रेस को टारगेट में लिया गया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो है कि उस गठबंधन की साझीदार थी और राष्ट्रीय मोर्चा के तहत 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। यह बातें उस दौर की है। पहले तो जब बोफोर्स तो घोटाले का मुद्दा चला कि उसमें दलाली खाई गई है और बहुत ही मजबूत नेता राजा मांडा, जो गौतम बुद्ध के अवतार के रूप में मेरे जैसा व्यक्ति जो मंडलवादी व्यक्ति है याद करता है, तो बीपी सिंह जी ने बोफोर्स तोप घोटाला का मुद्दा उठाया। उसमें वो रक्षा मंत्री थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार को लात मार करके बाहर निकले और राष्ट्रीय मोर्चा को चलाए। उस समय तमाम सामान्य वर्ग की जातियों ने एक नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। बाद में बात आती है, जनता दल की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन देती है और कम्युनिस्ट पार्टियां जितनी भी थी, चाहे माकपा हो, भाकपा हो, चाहे रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी हो, तमाम ऐसे जो फ्रंट है, सारे लोगों ने जो है जनता दल की सरकार को समर्थन दिया था और राजा मांडा बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह संकल्प लिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करके अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों को 27% सरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा देने का काम करेंगे। सरकार बनती है और शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी और धरती पुत्र परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से राजा मांडा बीपी सिंह जी जो 7 अगस्त 1990 को सदन में यह घोषणा करते हैं कि मैं अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करूंगा और ओबीसी की जातियों को 27% आरक्षण देंगे। और 13 अगस्त 1990 को जनता दल की सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया और जो भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी, बार बार धमकी देते थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना है। मैं बता दूं कि मंडल कमीशन का गठन 1978 में जब मोरारजी देसाई जी जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बनाया था। बीपी मंडल जी यादव बिरादरी के थे, मधेपुरा से सांसद थे, बिहार के 51 दिन के मुख्यमंत्री भी हुए थे। तो उनकी अध्यक्षता में मंडल कमीशन 1978 में बना और 31 दिसंबर 1980 को तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को मंडल कमीशन की सिफारिश को हस्तगत कराई गई। 1980 के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने इंदिरा गांधी को इस बात पर समर्थन दिया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपको लागू नहीं करना है। 1985 में आरएसएस ने राजीव गांधी को समर्थन दिया कि आपको जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं करना है। तो ये कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों का ओबीसी एससी के प्रति जो है नजरिया एक ही तरह का रहता है। ये लोग भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है ओबीसी एससी के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, संविधान के अनुच्छेद संख्या 15 4 16 4 16 4 1 में, न तो कांग्रेस इसको आगे बढ़ाने का काम करती रही है और भारतीय जनता पार्टी तो कट्टर उसकी विरोधी रही है। अगर ये आरक्षण का प्रतिनिधित्व की बात किया जाए तो देश में सबसे पहले कोल्हापुर रियासत के रियासतदार छत्रपति साहू जी महाराज 26 जुलाई 1902 को, साहू जी महाराज जी कुर्मी बिरादरी के थे, पटेल बिरादरी पाटीदार समाज के थे। उन्होंने 50% शुद्ध वर्ण की जातियों को प्रतिनिधित्व देने का राजकीय आदेश जारी कराया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से सिफारिश किया जाकर के लंदन में और ब्रिटिश हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1908 के तहत डिप्रेस्ड क्लास के नाम पर ओबीसी एससी एसटी जो आज संवैधानिक शब्द है, इन जातियों को शूद्र डिप्रेस्ड क्लास के नाम पर इनको आरक्षण कोटा देने का काम किया। इसके बाद यादव समाज में पैदा
कृष्णराज वाडियार, जो मैसूर रियासत में उन्होंने दूसरा आदेश जारी, राजकीय आदेश जारी करने का काम किया। और मैं बता दूं कि 1990 में जब जनता दल की सरकार ने अधिसूचना को जारी किया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक बहाना ढूंढना शुरू किया और अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा खड़ा कर दिया और आडवाणी को राम रथ पर कमंडल थमा करके सोमनाथ से रथ यात्रा को निकाल दिया। और इनका मेन मकसद था कि अगर जनता दल की सरकार अगर रथ को रोकने का प्रयास करेगी तो हमें एक बहाना मिल जाएगा, मैं जनता दल की सरकार से समर्थन वापस लेकर उस सरकार को गिरा देंगे। और यही हुआ कि जब आडवाणी का रथ जो है बिहार की धरती पर प्रवेश किया और लालू प्रसाद यादव जी ने रथ को जो है रुकवा दिया और आडवाणी को गिरफ्तार करा करके रांची के जेल में बंद करा दिया और भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार को अल्पमत में ला दिया। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया और 42 सामान्य वर्ग के और मनुवादी जाति के लोगों ने जो है मंडल कमीशन के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका आयोजित किया, जिसे इंदिरा साहनी व अन्य बनाम भारत सरकार एससी 477 AIR के नाम से जाना जाता है। लंबी प्रक्रिया चली। लालू प्रसाद यादव जी जो है मंडल कमीशन की सिफारिश को न्यायिक प्रक्रिया में लाने के लिए कड़ी मेहनत किया। पूरे देश के बड़े बड़े नामी गिरामी वकीलों को जो विशेष करके बड़ी जाति से संबंधित थे उनसे कहा कि मुंह बोली आप फीस लीजिए, 1 लाख की जगह 5 लाख लीजिए, 4 लाख लीजिए, लेकिन मेरे मंडल कमीशन को बचाने के लिए आप पैरवी कीजिए। कोई वकील तैयार नहीं हुआ। लास्ट में क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी जी को मना करके लालू जी ने खड़ा कराया और राम जेठमलानी जी ने मंडल के पक्ष में जो दलीलें रखा, 9 जजों की पीठ ने 2/3 बहुमत से जो है कि फैसला सुनाते हुए वैधता प्रमाणित करते हुए कहा कि यह संवैधानिक अधिकार है, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें क्रीमी लेयर को ढुका दिया गया, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया है कि 1 लाख आय वाले को ओबीसी का जो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली, यानी कि मंडल कमीशन को बैठा रहा गया। और सीताराम केसरी जी ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता थे। केंद्र सरकार में जो नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे वह केंद्रीय कल्याण मंत्री थे और सीताराम केसरी जी ने 10 सितंबर 1993 को जो है मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण की अधिसूचना को जारी किया। और नेताजी पहले व्यक्ति थे कि 1994 में उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का रिकॉर्ड कायम किए। और नेताजी ने यही काम नहीं किया। नेताजी को अगर उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन का महानायक कहा जाए तो यह किंवदंती नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नेताजी कहा जाता है दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया की माई, और जाके पाँव न फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। नेताजी जो है एक गरीब गुरबा किसान परिवार से आए हुए थे, हरवाहा चरवाहा परिवार से आए थे, तो उन्हें गरीबों का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों की जो समस्या है, जो दर्द है, नेताजी उसे देखते ही नहीं थे बल्कि उस दर्द को महसूस किए थे। नेताजी ने पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू करते हुए 27% ओबीसी को, 33% महिलाओं को, 21% एससी को, 2% एसटी को त्रिस्तरीय पंचायतों में, चाहे गांव का प्रधान बनना हो, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनना हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख बनना हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो। 1995 में नगर निकाय अधिनियम नेताजी ने लागू किया, जो नगर निकायों में मेयर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, पार्षद और सभासद बनते हैं। तो नेताजी ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पिछड़े दलित, लोहार, कुआर, सुनार, तेली, तमोरी, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी, घोसी, बंजारा, बिहार, नायक जैसी जो जातियां जो फुटकर में पटफोरन के रूप में 1 घर, 2 घर, 4 घर पाई जाती है, गोड़ है, खरवार है, कोल है, भील है, इनको जो है सम्मान से कुर्सी पर बैठने का हक दिलाने का काम माननीय नेताजी ने किया कि एक गोड़ का, एक खरवार का, एक डोम का, एक धरकार का, एक बसफोर का, चमार का, कोरी का, पासी का, मलाह का, राजभर चौहान के बेटे और बेटियां भी पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चेयरमैन बन करके कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार माननीय नेताजी ने दिया। और मंडल कमीशन की देन है कि देश में एक परिवर्तन चला। उस समय हमारा प्रेजेंटेशन मात्र 4.6% था ओबीसी का सर केंद्रीय सेवाओं में, लेकिन आज वो भी हमें 27% कोटा नहीं मिला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बैकलॉग
पूरा करने का जो है कोई भी विशेष भर्ती अभियान नहीं चलाया। तो अभी 20.26% सारी सरकारी सेवाओं में हमें अभी ए बी सी डी जो चारों ग्रुप होते हैं उसमें मिल पाया है। और क्लास 1 में 16.88% और क्लास 2 में जो है 15.77% ही ओबीसी को अभी प्रतिनिधित्व मिला है। और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले और गरीबों के दुख दर्द को जानने वाले, गरीबों के घर में चिराग जलाने का काम करने वाले, पीडीए का नारा इजाद करके माननीय अखिलेश यादव जी जो है उस कमी को जो नेताजी के जाने के बाद अधूरी रह गई है पिछड़ों दलितों की भलाई के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीडीए फार्मूला को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी का इजाद किए हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले के आधार पर जो है जब अवसर मिलेगा, केंद्र सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी, तो हम लोग निश्चित रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 15(4) 16(4) में 16(4)A में जो व्यवस्था दिया है उसको लागू करा करके हम लोग समानुपातिक कोटा कार्यपालिका में 24 में मंडल कितना मजबूत हो जाएगा, कितना मजबूत अभी 24 में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। और हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया, अखिलेश यादव जी ने पीडीओ को लेकर के आगे बढ़ने का, जातिगत जनगणना कराने का, समानुपातिक आरक्षण कोटा देने का जब नारा दिए और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि को उर्वर बनाने वाले लालू प्रसाद यादव जी के सुझाव पर तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो है जातिगत जनगणना कराने की शुरुआत किया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े 6 बेईमानों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका आयोजित करके जनगणना की कार्रवाई को रोक लगवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में चाहे तो जनगणना करा सकती है, लेकिन उसे अपने बजट पर कराना पड़ेगा, अपने संसाधन पर कराना पड़ेगा। और बिहार की सरकार ने, राजद जदयू की सरकार ने अपने संसाधन से बिहार में जातिगत जनगणना कराया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक जाति के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं 13% आबादी है, कोई कहता है 14% आबादी है। जो गोदी मीडिया है, बड़े बड़े चैनल कहे जाते हैं, जो उनके जो है एंकर हैं वो 14%, 13%, 15% तक बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में। और वहां भी एक जाति, वही जाति 10% कहती थी कि हमारी आबादी है, और जब जनगणना की रिपोर्ट आई तो 2.66% उनकर आबादी उभर कर के आई। और मंडलवाद को और तेज धार देते हुए नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव की सरकार ने वहां पर ओबीसी SC ST को 75% आरक्षण कोटा देने का काम किया है। और वही आरएसएस के लोग फिर पटना हाईकोर्ट में 75% आरक्षण को चुनौती देने के लिए याचिका आयोजित किए हैं, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और जीत पीडीए की होगी, सामाजिक न्याय की होगी, मंडलवाद अम्बेडकरवाद की होगी। भूपेश बघेल जी, जब अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोग जब 27% मंडल कमीशन के तहत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आरक्षण की मांग करने लगे, मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण, छत्तीसगढ़ में 13% आरक्षण, झारखंड में 14% आरक्षण, तो भूपेश बघेल जी जो कुर्मी बिरादरी के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने 27% आरक्षण कोटा किया। और उसको रुकवाने का काम किन लोगों ने किया, मैं आपको बता दूं कि कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं किया, कोई ईसाई नहीं किया। उसका विरोध कौन लोग करते हैं, आप देख लीजिए, आदित्य तिवारी जी है, कुणाल शुक्ला है, पुनेश्वर नाथ मिश्रा है, पुष्पा पांडे है, स्नेहिल दुबे है, अनिल मिश्रा, अखिल मिश्रा है और गरिमा तिवारी है। ये लोग कौन है? यही हिंदू हैं। और इनके अलावा कोई अगर हिंदू कहता है तो वही हिंदू नहीं है। अगर हिंदू भाई, हम अगर ओबीसी SC के राजभर चौहान, यादव, कुर्मी, काछी बिरादरी के, पाल, गडेरिया, धनगर, लोधी, किसान के, काछी, कुशवाहा, मौर्या अगर हिंदू होते तो यही लोग विरोध क्यों करते? लोग क्यों वोट लेने के लिए हिंदू और मुसलमान कहा जाता है। और जब सामाजिक न्याय देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो हमें दरकिनार करने का काम किया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो असली चेहरा है यह जनता समझ चुकी है। अब काट की हारी फिर चढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करे। अब नहीं, उस पर जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि बिल्ली का मुंह जब एक बार
गर्म दूध से जल जाता है तो वो छाछ और माठा को भी फूंक कर पीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण कोटा को कुंद करने का, ओबीसी SC ST की हकमारी करने का काम किया है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे जहां भी कहीं गुजरात में, वहां पर जो 27% ओबीसी का कोटा है, एक कहीं SC का कोटा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, उसको जो है खूनी डकैती करने का काम किया है। तो ओबीसी SC ST के लोग अब हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर जो है भाजपा के झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि भाजपा का हिंदुत्व जग जाहिर हो गया कि ये हिंदू असली कौन है। हम लोगों को नकली हिंदू है। आप बताओ ना, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बना 15 सदस्य, तो कल्याण सिंह कहाँ चले गए भैया? विनय कटियार कुर्मी कहाँ चले गए? साध्वी रितंबरा निषाद कहाँ चली गई? उमा भारती लोधी निषाद कहाँ चली गई? तो ये केवल वोट के लिए हिंदू हिंदू, बड़ा नेता कल्याण सिंह जी को कहा था। विनय कटियार को बजरंग बली ये कहते थे, लेकिन न तो उस ट्रस्ट में रखा गया, न तो मंदिर का शिलान्यास हुआ उसमें हुआ, और न तो उद्घाटन के कार्यक्रम में किया गया। तो यह जनता में जाना है हम लोगों को, और जनता को भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को बताना है। और देखो भैया, जंगली कुत्ता कभी मेमने की रखवाली कर ले, यह संभव नहीं होता है। उसी तरह से जो सामाजिक न्याय का, आरक्षण का विरोधी है, जो संविधान की जगह मनुस्मृति की नीतियों को में विश्वास रखता है, स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था को और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक स्थिरीकरण को संचालित करने का काम करता है, एकलव्य का अंगूठा काटने वाला हो, चाहे शंभू की गर्दन काटने वाला हो, चाहे मंडल कमीशन का विरोध करने वाला है, वह कभी पिछड़ों, दलितों, वंचितों का हितैषी नहीं हो सकता है। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुद्दा ये था कि कमंडल और मंडल में अगर कंपेयर किया जाए, और इतने वर्षों की लड़ाई, वो मंडल आयोग जब उसकी सिफारिशें लागू होती हैं, उसके बाद से फिर सोमनाथ मंदिर से लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर निकलते हैं, उसके बाद कितना कमंडल और मंडल में कौन कितना मजबूत हुआ, उस तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। आप वीडियो को देखिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।